ओके, तो फाइनली इस वीडियो के अंदर हमने फंक्शंस को डीपली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो फंक्शंस को देखा था, हमने बेसिक स्टेप्स देखे थे फंक्शंस के कि फंक्शंस किस तरह वर्क कर रहा होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरह हमारे जो फ्रंट एंड होता है, यानी कि जो हमारे पास वी एस कोड था उसके ऊपर ये किस तरह काम कर रहा होता है, किस तरह वर्क कर रहा होता है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम डीपली देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो रैम के अंदर और मेमोरी के अंदर किस तरह काम करता है, और ये मेमोरी किस तरह मैनेज करती है, और ये किस किस स्टेप से गुजर कर हमारे पास आंसर्स को डिस्प्ले करवाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपना, ये इस साइड से, कि हमारे पास ये कोड कौन सा है और किस तरह काम कर रहा है। हमारे पास जो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो सके कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, इसके बाद हमारे पास जो ये रेड कलर में है, ये हमारा फंक्शन है। ये रेड कलर में इसलिए है क्योंकि हम इसी को ही डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हमारे पास फंक्शन है जो कि पैरामीटर ले रहा है दो, इंट ए और इंट बी। इन दोनों को हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरह पैरामीटर लेता है और ये किस तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे वो इंट ले रहा है। अब इंट एक डाटा टाइप है और इसके लिए हमें रिटर्न करना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हम नोटपैड पे चलते हैं अपने नोटपैड, ओके, यहाँ पे हम थोड़ा-सा उसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इंट इंक्लूड। तो ये हमारा जो सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ये लिख दिया, ठीक है? इसके अंदर जो लिखा हुआ है हमारे पास वो फंक्शन जिसको हमने कॉल करना है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो इंट है, जो कि डाटा टाइप है। अब जो इंट की डाटा टाइप है, हमने देखा था कि हमारे पास जो वॉइड है, वॉइड के अलावा जितनी भी डाटा टाइप्स होंगी, वॉइड के अलावा जितनी भी डाटा टाइप्स होंगी, उनका रिटर्न करना ज़रूरी है। ओके? हमारे पास वॉइड के अलावा जितनी भी डाटा टाइप्स होंगी उनका रिटर्न करना ज़रूरी है, यानी कि फंक्शंस की डाटा टाइप्स। ओके, फंक्शंस की डाटा टाइप लाइक इंट, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और कैर भी हो सकती है, बूल भी हो सकती है, इन सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे फर्दर, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो हम इंट के लिए देख रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो इंट की डाटा टाइप है, इसके बाद हमारे पास आता है इसका नाम, और इसके जो पैरामीटर्स हैं इसके अंदर जो देंगे पैरामीटर्स, वो हम इस फंक्शंस के अंदर दो पैरामीटर दे रहे हैं, इंट ए और इंट बी। ओके, इसके बाद फंक्शंस की बॉडी आ जाती है, और बॉडी के अंदर हमने जो भी लिखना हो, कोड लिखना हो, वो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इंट यूज़ कर रहे हैं, तो इंट के लिए रिटर्न करना ज़रूरी है। तो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न के अंदर कोई भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं ताकि वो मेन फंक्शंस के अंदर चली जाए। तो अब यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। अब ए और बी इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास ए इंट ए है और यहाँ पे इंट बी है, तो इसलिए सेम वेरिएबल्स का लेना ज़रूरी है। ओके, तो ये समझ आ चुका है कि ये जो हमारे पास है, ये वाला जो है ये फंक्शन है, और ये हमारे पास जो मेन हमारे पास फंक्शन होता है वो है, और ये हमारे पास जो हमने खुद बनाया है फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास जो है यहाँ पे लिखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है ये मेमोरी के अंदर किस तरह काम करता है, और जब ये कॉल होता है तो रैम के अंदर जाकर किस तरह काम कर रहा होता है। बेसिकली तो सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होती है, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होती है। वो स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, जो हमारा कंपाइलर होता है वो स्टेप बाय स्टेप कंपाइल कर रहा होता है। अगर आपको नहीं पता कि कंपाइलर किस तरह काम करता है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारा जो प्रोग्राम है उसको रन कर रहा होता है, और इन चीज़ों का पर्पस क्या होता है, ये चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं यहाँ पे, तो मेक श्योर कि मेरी जो वीडियो है सेंटेक्स एक्सप्लेनेशन वाली, जिसके अंदर मैंने सेंटेक्स को इस सारे सेंटेक्स को डीपली एक्सप्लेन किया है, और मैंने आपको बताया है कि इसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने डीपली वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको आई बटन में ऊपर वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। यहाँ पे इस चैनल की जो सबसे पहली वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डीपली के किस तरह काम करता है और किस तरह वर्क कर रहा होता है ये बैकएंड पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग को रन करेगा। इसको रन करने के बाद वो यूजिंग नेम स्पेस पे आएगा, ठीक है? यूजिंग नेम स्पेस पे आने के बाद जैसे ही वो प्रोग्राम को सबसे पहले रन करेगा, यानी कि एक और चीज़, सॉरी, इस डायग्राम को भी हम देखते हैं। जैसे ही सबसे पहले वो प्रोग्राम को रन करेगा, तो हमारे रैम के अंदर जाकर 4 सेगमेंट्स बन जाएँगे। अब ये 4 सेगमेंट्स नहीं होते, बेसिकली जो हम इस प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं वो 4 सेगमेंट्स हैं, वैसे 4 सेगमेंट्स नहीं होते।
वैसे इसके अलावा इनपुट आउटपुट का भी होता है सेगमेंट, यानी कि अगर तो यूज़र ने इनपुट आउटपुट लेनी है तो उसका अलग सेगमेंट बनाया होता है। इसके बाद कर्नल का सेगमेंट होता है। अब कर्नल क्या होता है, जो हमारा ओएस होता है, यानी कि ये ओएस नहीं होता, सॉरी, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को, एक सेकंड, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को आपस में इंटरेक्ट करवाता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। इट इज़ नॉट ए ओएस। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स के विंडोज़ और लिनक्स वगैरह, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये एक कर्नल होता है, सेपरेट चीज़ होती है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में मिलाता है, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं। ओके, तो हम थे यहाँ पे। ओके, जब प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक जो सेगमेंट्स बनते हैं वो 4 सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है मैंने, इनका जो पर्पस होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। हमारे पास जो कोर सेगमेंट होता है, ये जब कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद इसकी जो मशीन कोड जनरेट होता है और ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, वो सारा जो कोड होता है वो कोर सेगमेंट के अंदर हैंडल हो रहा होता है। ओके, उसके बाद जो होता है डाटा सेगमेंट। अब डाटा सेगमेंट्स में क्या होता है, डाटा सेगमेंट्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की, तो इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर में सेपरेटली रखा हुआ है। इसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हीप मेमोरी। अब हीप मेमोरी को हमने थोड़ा सा देखा था एरेस वाली वीडियो के अंदर कि हीप मेमोरी क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमारे पास इन तीनों का कोई काम नहीं है, लेकिन इसको लिखना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमें पता चल सके कि जब हमारा जो प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो वो कोड सेगमेंट में जाता है और डाटा सेगमेंट में भी जाता है और हीप सेगमेंट में भी जाता है। उसके बाद जो मेन काम होता है वो स्टैक मेमोरी के अंदर काम हो रहा होता है। ओके, अब हम देखते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर, और यहाँ तक हमने कंपाइल कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक कंपाइलर ने कंपाइल कर लिया। अब वो आता है इस जगह पे। अब इस जगह पे आने के बाद वो देखता है कि इंट ऐड, इंट ए और इंट बी। ओके, अब यहाँ पे वो देखता है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये एक मेन फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये मेन होता तो ये मेन यहाँ पे कॉल हो रहा होता इसके साथ, तो ये मेन फंक्शन तो नहीं है। अब कंपाइलर इतना तेज़ है यहाँ पे, यानी कि कंपाइलर को इतना उन्होंने ट्रेन किया हुआ होता है, इतना कोड लिख के उसको अलग अलग किस्म की कंडीशंस दी होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसकी फंक्शन कैसे पता चलेगा, वो चेक करेगा कि इसकी डाटा टाइप है, इसका नेम है, इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और इसकी बॉडी भी है और ये रिटर्न ओवर है, तो ये कहेगा कि ये फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन जो होगा ये अलग से अपनी वैल्यू हीप के सॉरी स्टैक मेमोरी के अंदर जाके अपनी वैल्यू को स्टोर कर देगा। ऐसे ही ये पूरे का पूरा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन वो कंपाइल हो जाएगा। ये बात ध्यान से रखना कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक सेकंड में यहाँ पे, ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन कंपाइल हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट और कंपाइल होने में फ़र्क है, यानी कि इसका सोर्स कोड जो है वो बन जाएगा, लेकिन वो रन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद वो आएगा मेन मेमोरी के अंदर। जैसे ही वो मेन मेमोरी के अंदर आएगा, तो एक सेकंड, यहाँ पे हमने ना इसको कॉल नहीं किया हुआ, तो हम इसको पहले कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब वो मेन मेमोरी के अंदर आएगा, तो मेन मेमोरी के आने के बाद वो फ़ौरन आएगा ऐड के पास, ठीक है। अब वो कहेगा कि ऐड क्या है। अब ऐड तो ना तो कोई वेरिएबल है, क्योंकि अगर वेरिएबल होता तो इसके साथ इसकी डाटा टाइप होनी थी। अब वो वापिस जाएगा इसके पास, ऊपर जाएगा, वो चेक करेगा क्या ऐड जो ऊपर मैंने फंक्शन छोड़ा है वो ये सेम चीज़ है। वो कैसे पता चलेगा, पहले तो वो नेम चेक करेगा, नेम सेम है दोनों के। उसके बाद वो वैल्यूज़ को चेक करेगा, क्या इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं और इसके अंदर भी 2 पैरामीटर्स हैं, तो हाँ, ये एक फंक्शन है और ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इसके साथ-साथ यहाँ पे स्टैक पे क्या काम हो रहा होगा? अब स्टैक पे देखते हैं स्टैक पे क्या काम होगा। अब जैसे ही वो रैम मेन फंक्शन के अंदर आएगा, मेन फंक्शन के आने के बाद सबसे पहले मेन फंक्शन यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मेन स्टैक बन जाएगा एक। जैसे ही वो मेन फंक्शन के अंदर आएगा, तो यहाँ पे उसका मेन में एक स्टैक बन जाएगा, ठीक है? अब मेन में स्टैक बनने से क्या होगा? मेन में एक स्टैक बन जाएगा इसका सेपरेट, ठीक है? इसको हम स्टैक फ्रेम भी कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं साथ ही स्टैक फ्रेम, स्टैक फ्रेम, ओके। अब सबसे ऊपर जो बनेगा वो स्टैक फ्रेम वो मेन का बनेगा, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले तो मेन रन हो रहा है ना स्टैक के अंदर,
ठीक है। जैसे ही मेन का स्टैक बन जाएगा, उसके बाद मेन के बाद वो आएगा ऐड के पास। अब वो ऐड को देखेगा कि ऐड क्या है, एक फंक्शन है या कोई वेरिएबल है या क्या है। लेकिन यहाँ पे जो ऐड है वो एक फंक्शन है, ठीक है। अब वो यहाँ पे मेन को यहीं पे स्टॉप कर देगा। अब मेन को वो वहीं पे स्टॉप करेगा और अब वो चला जाएगा ऐड के पास, यानी कि इस ऐड के पास। अब ऐड का जो कोड है वो यहाँ पे पहले ही कंपाइल होकर पड़ा हुआ है, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ लेकिन कंपाइल होकर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो एग्जीक्यूट होने पे आएगा, क्योंकि अब तो उसकी बारी एग्जीक्यूट होने की है, क्योंकि अब उसको कॉल कर दिया गया है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पे ऐड को ना लिखा होता तो इस फंक्शन का कंपाइलेशन वाला कोड जो है वो तो वहीं भी पड़ा रहना था, यानी कि जो मशीन कोड है इसका, वो इसका वहीं पे ही रहना था, लेकिन उसने रन ही नहीं होना था। लेकिन अभी यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया है, तो कॉल करने के बाद इसके अंदर 2 पैरामीटर्स भी दे दिए, यानी कि इसकी 2 वैल्यूज़ जो है पैरामीटर्स की, वो भी हमने दे दिया है। तो अब वो जाएगा इस फंक्शन के पास और इसको कॉल करेगा। जैसे ही वो इसको कॉल करेगा, तो अब जो सबसे ऊपर आ चुका है, वो आ चुका है ये फंक्शन, ठीक है? जो अभी हमने बनाया हुआ फंक्शन। अब सबसे पहले ऊपर आ गया ये फंक्शन और इस फंक्शन का नाम है, हम लिख देते हैं फन ऐड, यानी कि फन से फंक्शन और ऐड। अब ये फंक्शन ऐड जो है वो ऊपर आ गया और जो स्टैक है वो नीचे चला गया, यानी कि जो मेन का स्टैक है वो नीचे चला गया। अब ये भी स्टैक का फ्रेम है और ये भी स्टैक का फ्रेम है, यानी कि स्टैक मेमोरी के अंदर फ्रेम्स बनते हैं। अब ये ऊपर वाला ये जो पहले मेन था वो ऊपर था, ठीक है, क्योंकि वो पहले कॉल हो रहा था। अब ये नीचे आ गया है और अब जो पहले कॉल हुआ है वो ऐड का कॉल हुआ है। अब ये प्रोसेस जो है वो ऐड का ऊपर आ गया है, ठीक है। अब ऐड के अंदर क्या होगा, अब वो ऐड के अंदर प्रोसेस काम करेगा। जैसे ही वो रिटर्न के पास जाएगा, अब ऐड वाला काम हुआ, इंट ए और इंट बी की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर कॉपी हो जाएंगी। 3 जो है वो ए के अंदर आ जाएगा और जो 5 है वो बी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहली वैल्यू है वो पहली के अंदर और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जैसे ही वो रिटर्न के पास जाएगा, इसके बाद वो जब बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी के अंदर उसने उसके पास कोई भी कोड नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ। अब वो आ जाएगा रिटर्न के पास। अब जैसे ही वो रिटर्न के पास आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी, यानी कि ए को कर दो प्लस बी के साथ और रिटर्न कर दो, ठीक है। अब जैसे ही वो रिटर्न करेगा, यानी कि ए और प्लस बी को करेगा और ए और बी में क्या है 5, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। अब जैसे ही वो 8 को रिटर्न करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 8 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ओके। अब जैसे ही वो 8 को रिटर्न करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने सिंपल ऐड लिया हुआ है, लेकिन अगर हम ऐड को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहें तो क्या होगा। अब हम देखते हैं अपने नोटपैड के ऊपर कि अगर हमारे पास एक सेकंड, यहाँ पे आते हैं। यानी कि हमारे पास अभी जो फंक्शन है हमारे पास वो है इंट ऐड और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स है, इंट ए और इंट बी, ठीक है। और हम सिंपल रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस और बी को, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन फंक्शन है, जो इंट मेन है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ हमारे पास, सिंपल जो पड़ा हुआ वो ऐड और हमारे पास 3 और 5 पड़ा हुआ है। ओके। लेकिन अगर हम ऐड को किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर दें तो, यानी कि ऐड को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें, यानी कि हमें जो 8 वैल्यू निकलेगी यहाँ से, अभी हमें कहीं और ज़रूरत पड़ जाए इसकी, तो हम किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं ताकि अगर हमें किसी जगह पे इसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। लेट्स से कि हम इन रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर ऐड की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। ओके। यानी कि इन जो ऐड है यहाँ पर तो अब आ चुका है 8, ठीक है, क्योंकि अब ये फंक्शन चल चुका है और उसके बाद ये 8 बन चुका है। अब 8 जो है वो रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जैसे ही रिटर्न होकर 8 आया और 8 आ चुका है इस रिज़ल्ट के अंदर, यहाँ पे इमेजिन कर लो कि रिज़ल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। अब 8 जो है वो पड़ा हुआ है रिज़ल्ट के अंदर और अब जैसे ही वो रिटर्न होकर बाहर आया है, तो ये फंक्शन तो हो गया ख़त्म। अब जैसे ही फंक्शन हुआ ख़त्म, ये हो चुका है डिलीट। अब जैसे ही ये डिलीट हुआ तो जो मेन सेकंड पे पड़ा हुआ था अब वो आ चुका है पहले के ऊपर, ठीक है। अब जो मेन जो फ्रेम है, मेन स्टैक का जो फ्रेम था वो पहले पड़ा हुआ था अब सेकंड पे, लेकिन अब वो आ चुका है पहले दोबारा फर्स्ट वाले साइड पे, ठीक है। अब वो यहाँ पर चलेगा 8। अब इंट जो है, जो इंट रिज़ल्ट है उसने स्टोर कर दिया है, जो रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर दिया 8 को, ठीक है। अब जैसे ही 8 को अब हमारे पास आगे कोई फंक्शन नहीं है, यानी कि आगे हमारे पास कोई भी कोड नहीं है। अब आगे कोई भी कोड नहीं रन करेगा तो रिटर्न 0 कर देगा।
अब जैसे ही रिटर्न 0 करेगा तो जो हमारे पास स्टैक के अंदर जो मेन मेमोरी थी, पहले तो इसके अंदर 8 आ चुका था, अब 8 को हमने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है? डिस्प्ले करवा दिया या फिर इसके अंदर स्टोर रखा, कुछ भी किया, ठीक है? इसके अंदर ही पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो रन हुआ और इसके बाद रिटर्न 0 आया, अब रिटर्न 0 होने के बाद वो प्रोग्राम से बाहर निकला है। यानी कि ये वाला जो मेन फंक्शन था, ये वाला जो मेन फंक्शन था, ये भी अब ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही ये मेन फंक्शन ख़त्म होगा, तो ये जो मेन स्टैक है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये भी डिलीट हो जाएगा। तो अब जो स्टैक है, वो दोबारा एम्प्टी हो जाएगी। होपफुली कि ये समझ आ चुका होगा आपको कि इसके अंदर क्या काम हो रहा होता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें अभी इस वीडियो के अंदर, यानी कि ओवरऑल देखें कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है। सबसे पहले तो हमारे पास जो मेन फंक्शन होता है वो रन होता है, यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास हेडर फाइल्स रन होती हैं। इसके बाद फंक्शंस का रन नहीं होता, इसका कंपाइल कोड बन जाता है, यानी कि मशीन कोड बन के कोड सेगमेंट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। कोड सेगमेंट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। इसके बाद जैसे ही मेन फंक्शन रन होता है, तो यहाँ पर एक स्टैक मेमोरी बन जाती है, जिसका नाम होता है मेन, ठीक है? मेन स्टैक, ओके, और इसको हम कहते हैं स्टैक फ्रेम। इसके बाद जैसे ही उसके बाद का बारी आती है ऐड फंक्शन की, यानी कि इसके बाद वो चेक करता है कि ऐड क्या वेरिएबल है या कुछ और है। अगर वेरिएबल होगा तो वो इट डिपेंड ऑन के कौन सा है, वो स्टैटिक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, वो उसके हिसाब से स्टोर करेगा। और अगर वो लोकल वेरिएबल हुआ तो वो स्टैक मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा। अब इसके बाद फंक्शन कॉल आती है। अब फंक्शन कॉल स्टैक मेमोरी के अंदर जाती है और स्टैक मेमोरी के अंदर जाके वो यहाँ पर आती है। अब जैसे ही वो यहाँ पर आएगी इस जगह पर, और इस जगह पर आने के बाद अब एक और नया स्टैक बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक नया फंक्शन रन हुआ है। अब नया स्टैक बनेगा, अब वो स्टैक बन जाएगा स्टैक ऐड का, स्टैक ऐड, ओके। अब जैसे ही स्टैक ऐड चलेगा, उसके बाद उसने कोई रिटर्न का रिजल्ट देना है। उसके बाद जैसे ही स्टैक ऐड जो फंक्शन था हमारे पास, वो रिजल्ट देगा 8, और 8 देने के बाद ये हो जाएगा ख़त्म। अब जैसे ही वो ख़त्म होगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो मेन मेमोरी है वो दोबारा फर्स्ट वाले पे आ जाएगी। अब इसके बाद ये यहाँ पर जाके अपनी वैल्यू को स्टोर करेगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। इंट रिजल्ट के अंदर जैसे ही वो स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद वो रिटर्न 0 करेगा, और रिटर्न 0 करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो जो हमारे पास मेन मेमोरी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि स्टैक दोबारा एम्प्टी हो जाएगी और रैम हमारी खाली हो जाएगी। तो होपफुली कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने डीपली जो अंडरस्टैंड किया फंक्शंस को, वो आपको समझ आया होगा। अभी हमने इसको मुकम्मल डीपली अंडरस्टैंड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो रैम के अंदर और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जिस तरह इनपुट आउटपुट देखा हमने, कर्नल देखा, हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। अब तो मैंने इसलिए इसको इतना डीपली समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अभी हम बिगिनर लेवल्स पे हैं। जैसे ही हम थोड़ा मूव ऑन करेंगे डीपली, यानी कि थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, हम क्लासेस को पढ़ रहे होंगे, टेम्पलेट्स को और डीएसए स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, एल्गोरिथम्स को देखेंगे, तब हम इन चीज़ों को देखेंगे डीपली कि डीपली किस तरह वर्क कर रहे थे। इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है वो किस तरह काम करता है, यानी कि किस किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह कौन सा प्रोसेस कितना टाइम ले रहा होता है यहाँ पे, हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे डीपली। लेकिन अभी के लिए जितना अभी तक हमने पीछे कवर कर लिया, उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम फंक्शंस को और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे जीयूआई पे, यानी कि बीएस कोड के अंदर कोड के ज़रिए समझ रहे होंगे। बैकएंड पे तो हमने समझ लिया कि क्या हो रहा होता है। अब हम कोड में देखेंगे, कोड में और किस किस तरीके से हम फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं।